अच्छा, पहली बात जी कर लें आसान, यू कैन डू इट ऑब्वियसली। अच्छा, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक कंट्रीब्यूशन में सबसे पहला कंट्रीब्यूशन जो था वो एक जुमला लिखवाया था, और वो ये था दैट अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। याद है आपकी बात? अच्छा, इज इट नॉट द फर्स्ट कंट्रीब्यूशन? बिकॉज अगर हम इसको शुरू करते हैं तो हम पहला जुमला यहां से शुरू करते हैं। वी स्टार्ट विद द सेम कॉन्सेप्ट दैट अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। और इसमें पॉलिटिकल का फादर है या साइंस का फादर है? साइंस का टर्म। तो पहला कंट्रीब्यूशन उसका जो आता है, इट इज दैट ही इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बिकॉज ही वाज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस द साइंटिफिक प्रिंसिपल in the study of politics. He was the first one to introduce the scientific method of observation and classification to study the subject of politics, and that's the most important contribution. दूसरा, organic concept. Organic concept का मतलब क्या है? According to Aristotle, state is like living beings. It evolves, it grows, it functions, it behaves, it is structured like human beings. ये भी हमने बात पढ़ी थी ऑर्गेनिक वाला कंसेप्ट का। एनालॉगस एग्जैक्टली, यू ट्राई टू कंपेयर द ह्यूमंस विद दिस आइडिया दैट स्टेट इज ऑर्गेनिक इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरीज ऑफ मॉडर्न टाइम्स। हम इसको कहते हैं कि जो मॉडर्न टाइम्स हैं उसके अंदर जो स्टेट के बारे में जितनी थ्योरीज हैं उनमें से दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल थ्योरीज दैट स्टेट इज लाइक लिविंग बीइंग्स, इट बिहेव्स लाइक लिविंग बीइंग्स। So organic concept of Aristotle is something that is accepted by many scholars even in present times. Not everybody, but most of them. Third, the principle of classification. अच्छा, क्लासिफिकेशन अगर आप कॉन्सेप्ट देखेंगे तो वो तो कॉन्सेप्ट प्लेटो ने भी दिया था। प्लेटो की स्टेट्समैन बुक अगर आप में से किसी ने हल्की सी देखी हो, उसके अंदर क्लासिफिकेशन है। सो अरिस्टोटल इज नॉट द फाउंडर ऑफ क्लासिफिकेशन, but Aristotle is the first thinker who had classified state after observation. His classification of state is based on a realistic observation rather than imagination or rather than his visual thinking. So, cameras off kar dein please. It's a request. जी. Okay. सो क्लासिफिकेशन जो है दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट जी। और जो स्टेट है उसकी उसको डिफरेंट क्लासिफाई किया गया है। इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, और वो कैटेगरी की जो बुनियाद है, बेसिस है, दैट इज ऑब्जर्वेशन, एंड ही वाज द फर्स्ट वन टू डू सच काइंड ऑफ अ थिंग। हरी बिल्कुल ठीक लिखा आपने। उसका कॉन्सेप्ट ऑफ जो जस्टिस है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, that is rewards on the basis of contribution, that thing has been determined, that has been he has been the pioneer of this idea that rewards should be given to those individuals and those people who contribute for the state. So that kind of idea जिसको हम distributive justice कहते हैं, that was given by him। और अब मॉडर्न दौर में आप देखते हैं that different states provide this kind of thing as well. Fifth, slavery. Aristotle was the first one. जी exactly अमीर हमजा। Aristotle was the first thinker who gave the theory of slavery, जिसने एक पूरी theory of slavery दी थी। अच्छा, slavery का concept तो पहले से था, but theory of slavery पहली दफा दी गई। थ्योरी क्या थी वो मैं बता चुका हूं आपको, जिसके अंदर वो दो किस्म में डिवाइड करता है, स्लेव्स बाय लॉ एंड स्लेव्स बाय नेचर। और साथ ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उसका ये है, ही गिव्स द स्लेव्स एन अपॉर्चुनिटी टू कम आउट ऑफ स्लेवरी। ऐसा है? डिड वी टॉक ऑन दैट? आई रिमेंबर वी डिड, बट अगर आपको याद हो तो। सो ही वाज द फर्स्ट थिंकर जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि थ्योरी तो थी स्लेवरी की, और साथ कहा गया कि एमेंसिपेशन ऑफ स्लेवरी हो सकती है। स्लेव्स कैन बी फ्रीड। व्हेन आई से स्लेव्स कैन बी फ्रीड, इट मींस वो स्लेवरी से बाहर आ सकते हैं। दे कैन, बट ओनली व्हेन दे एक्वायरिंग स्किल्स एंड नॉलेज एंड इंटेलेक्ट, तो वो आ सकते हैं। एग्जैक्टली, दैट इज अपॉर्चुनिटी गिवन टू देम। तो स्लेवरी खत्म तो नहीं की उसने, बट स्लेवरी से निकलने का एक रास्ता बता दिया। दैट्स हिज कंट्रीब्यूशन।
अच्छा, ऊपर पूछेगा जस्टिस का पूछा मैं, हमें असमा ने पूछा जस्टिस मीन, अरिस्टोटल का कांसेप्ट ऑफ जस्टिस ये है दैट जस्टिस इज इफ पीपल आर गिवन रिवार्ड्स बाय द स्टेट ऑन द कंडीशन दैट दे कंट्रीब्यूट फॉर द स्टेट। आप स्टेट के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे तो आपको स्टेट रिवार्ड दे, इसको हम कहते हैं जस्टिस का प्रिंसिपल। और यही मॉडर्न दौर में हम निशाने हैदर, स्टारा इम्तियाज और पता नहीं क्या क्या देते हैं, वो सारे के सारे उनकी कंट्रीब्यूशन की बिना पे होते हैं। स्लेव्स बाय लॉ मींस प्रिजनर्स ऑफ वॉर। अगर वॉर में कोई प्रिजनर बन जाए उसको स्लेव बनाया जा सकता है, उसको हम स्लेव बाय लॉ कहते हैं, वो तो स्लेव परमानेंट हो जाएंगे। लेकिन जो स्लेव्स बाय नेचर हैं, यानी जिनके अंदर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज नहीं है, फिजिकली स्ट्रांग है, इस किस्म के स्लेव्स को स्लेव रखा जाएगा और उनको तब तक रखा जाएगा कि जब तक वो कोई इंटेलेक्ट लर्न नहीं कर पाते। जब इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी आ जाएगी तो दे कैन बी आउट ऑफ स्लेवरी, वो स्लेवरी से आजाद हो सकते हैं। 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, मिडिल क्लास। अच्छा, ये चीज हमने नहीं पढ़ी थी, बट मैंने रेवोल्यूशन बताया था। आप लोगों ने अभी थोड़ी पहले सवाल भी पूछा कि काजेस की बात की जाए, तो काजेस हमने डिटेल से बात नहीं करनी थी बिकॉज हम स्टेट पूरा ओवरऑल देख रहे हैं। रेवोल्यूशन क्या होता है, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, रेवोल्यूशन इज जब वन फॉर्म ऑफ स्टेट कन्वर्ट्स इनटू अनदर फॉर्म ऑफ स्टेट। ऐसा ही है, from monarchy we move towards tyranny, if from tyranny if we move towards aristocracy, and from aristocracy to oligarchy to polity, and polity to democracy, and democracy back to monarchy। ये जो चेंज है from one form to another form, that is called revolution। उस रेवोल्यूशन के काजेज अगर आपको देखे हो तो मैंने आपको बताया था 2 काजेज हैं, एक है जनरल काजेज जो तमाम में हैं, और यस एग्जैक्टली 2 रीजन है, जनरल काजेज हैं और एक है पर्टिकुलर काजेज इन पर्टिकुलर स्टेट्स। हर स्टेट के अंदर अलग अलग से हैं। बस हमने यहीं पे करना है, इतना मजीद में नहीं जाऊंगा क्योंकि थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन पे यूजुअली सवाल नहीं आता। अगर वो डिटेल में जाना चाहें तो जा सकते हैं, बट मैं यहां पे रुक जाऊंगा, इससे आगे नहीं जाऊंगा। क्वेश्चन इज हाउ टू प्रिवेंट रेवोल्यूशंस। अरिस्टोटल गिव्स अ मेथड, डिफरेंट मेथड्स हाउ टू प्रिवेंट रेवोल्यूशंस। उनमें से एक मेथड जो वो बताता है, इट इज अ स्ट्रांग मिडिल क्लास। ही सेज दैट द greater the middle class is, the more likely that the state will not witness revolution। उसमें इनकलाब नहीं आएगा। वो ऊपर अधीर लिखा पॉलिटी। पॉलिटी इसलिए अच्छी है, मैंने आपको कहा था कि मोनार्की इज आइडियल, लेकिन पॉलिटी इज द बेस्ट प्रैक्टिकेबल। इसलिए बिकॉज पॉलिटी के अंदर, व्हेन वी स्टडी पॉलिटी, तो पॉलिटी के अंदर जो मिडिल क्लास है उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। द चांसेस आर दैट देयर इज अ लार्ज मिडिल क्लास इन पॉलिटी। सो strong middle class is actually a bulwark for revolution। ये revolution को रोकती है। Why? Because middle class is satisfied with basic needs and therefore it acts as a stoppage point for revolution। middle class के लोग satisfied होते हैं, उन्हें किसी कोई टेंशन नहीं होती। Yes, he was the first one, yeah, exactly, he was the first one to say that the strong middle class is the source of stability and it prevents revolution। he is the pioneer of it। और मॉडर्न दौर में हमारे यहाँ यही कंसेप्ट होता है। इसे क्लियर जी? ये 6 बेसिकली। अदील इतने लिखा, the state should never rely upon deceiving the people। obviously अदील देखें, अगर आपने देखा हो तो उसमें जो स्टेट, गुड स्टेट्स के पॉइंट बताता है, तो गुड स्टेट्स की डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन ये होती है दैट इट वर्क्स फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। व्हेन इट वर्क्स फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड, और उसके अंदर कम्युनिटी का इंटरेस्ट क्या है, अगर आपको याद हो, मैं कहता स्टेट इज अ मींस नॉट एन एंड। स्टेट वो जरिया है जिसकी वजह से क्या करना होता है स्टेट ने, व्हाट पर्पस स्टेट हैज टू सर्व। अगर आपको याद हो, अगर आप में से कोई बता दे स्टेट ने कौन सा पर्पस सर्व करना होता है। It has to bring moral development, moral intellect, exactly, intellect, morality, virtues, ये basically करना होता है। और this is what it means somehow। तो अगर स्टेट ने, अदील आपके सवाल पे कि वो जब वो कहता है कि जी लोगों को डिसीव नहीं करना चाहिए, तो जब स्टेट का काम लोगों की वर्चुअस डेवलपमेंट करना है तो कैसे डिसेप्शन एक्सेप्टेबल होगी? दैट्स द बेसिक आइडिया।
So strong middle class is essential जी for preventing revolutions and all that. That's the point. So ये कुछ 5-6 मेन कंट्रीब्यूशंस हैं अरिस्टोटल के मॉडर्न वाले से, और भी हैं बट ये 2-5-6 मेजर कंट्रीब्यूशंस की बात करेंगे। मैंने सिर्फ अरिस्टोटल के कंट्रीब्यूशन बताए हैं जी, जो बच्चे लेट आए हैं। अरिस्टोटल की थ्योरी की कंट्रीब्यूशन क्या है? ही इज द फादर ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल, ऑब्जर्वेशन, रियलिटी बेस्ड डिस्कशन इन पॉलिटिक्स। फिर वो he is one of the pioneers of the organic concept. He was the first one to provide the scientific classification of state. He gave the theory of distributive justice, which is valid even today. He was the first one to give the theory of slavery, and he also allows the slaves to be free. Modern दौर में हम slavery को नहीं मानते. And he was the first one to give the importance of middle class in preventing revolutions and in promoting stability. मॉडर्न की हम एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है सच, बट जस्ट रिलेट कर देना, एग्जांपल ही देंगे। ओके, लेट्स मूव जी, आगे चलते हैं, मैकियावेली पे चलते हैं। लेट्स गो टू मैकियावेली। ये जब मैं डेट्स बताऊंगा तो आप प्लीज डेट्स को वेरीफाई कर लिया करिएगा। अब हम बीसी से निकल आए, बिफोर क्राइस्ट से बाद में आ गए हैं, तो अब डेट्स सिंपल हो जाएंगी। 1469 to 1527 AD। थैंक यू अदील, थैंक यू। मॉडर्न पॉइंट, मेरा बेसिकली मरियम ये पॉइंट था। मेरा पॉइंट ये था कि जो इसकी थ्योरी है अरिस्टोटल की, वो मॉडर्न दौर से किस तरह से रेलेवेंट है। दैट्स वाज द पॉइंट। NICCOLO निकोलो, MACHIAVELLI निकोलो मैकियावेली। ओके, लेट्स मूव जी, मैकियावेली पे जाते हैं जी। अच्छा, जरा मैकियावेली पे अथवा बायोग्राफी देखते हैं, फिर मैं इसके सवालों में जाऊंगा। मैकियावेली वाज बोर्न इन फ्लोरेंस। फ्लोरेंस वाज अ स्टेट एंड एज वेल एज सिटी इन इटली। इटली उस वक्त मुल्क नहीं था, इट वाज नॉट अ कंट्री, इट वाज अ रीजन, और उसके अंदर एक सिटी है, एक रीजन है जिसको हम कहते हैं फ्लोरेंस। सो ही वाज बोर्न इन फ्लोरेंस। देयर इज लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट हिज पर्सनल लाइफ कि वो फैमिली क्या थी या कहाँ से थी, बट ही केम टू बी नोन व्हेन ही जॉइंड द कोर्ट ऑफ फ्लोरेंस। उसने कोर्ट ऑफ फ्लोरेंस को ज्वाइन किया था, और कोर्ट ऑफ फ्लोरेंस से मतलब है फ्लोरेंस में जो उस वक्त के बादशाह था उसके दरबार को ज्वाइन किया था। मेडिसी फैमिली थी एक, और मेडिसी फैमिली का अगर आप नाम ना भी लिखें मेडिसी तो कोई बात नहीं, बट नाम आपको वैसे आना चाहिए। मेडिसी फैमिली थी, तो उनके दरबार में उसने एज अ क्लर्क ज्वाइन किया, एज अ लो ग्रेड एक क्लर्क के तौर पर ज्वाइन किया उसने। हाउएवर आफ्टर सम टाइम, थोड़ा टाइम गुजरा तो उसके बाद टू बेनिफिट। However, later on, his luck changed, his fortune changed, because Medici were overthrown. वहाँ पे मेडिसी जो गवर्नमेंट थी उनको ओवरथ्रो कर दिया गया, एंड अ न्यू गवर्नमेंट केम इनटू बीइंग। एक कू हुआ, एक रेवोल्यूशन कह लें, लेकिन वैसे कू का लफ्ज़ ज़्यादा मुनासिब होगा, COUP, यानी एक कू को उर्दू में क्या कहेंगे? पाकिस्तान में तो मार्शल लॉ कहते हैं, वहाँ क्या कहते हैं? जनरली कू का मतलब क्या होगा? चलें जो भी कह लें, बट एक कू हुआ जी वहाँ पे, और उसके बाद वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया गया, इट वाज रिमूव्ड, एंड द न्यू गवर्नमेंट कू डेटा एग्जैक्टली। फौजी बगावत पाकिस्तान में कहेंगे, बगावत लफ्ज़ ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, खाली बगावत का लफ्ज़ ज़्यादा मुनासिब हो जाएगा। एक बगावत हुई जी, एक नई गवर्नमेंट आई वहाँ पे, और नई जो गवर्नमेंट आई, दे एक्चुअली एलिवेटेड मैकियावेली टू द पोस्ट ऑफ the secretary to war. He was appointed as the top diplomat on matters related to war and peace.
जो टाइटल था वो था सेक्रेटरी टू वॉर. It was a diplomatic post in which he has to negotiate and deal with different states on matters related to security. Advisor कह लें, मॉडर्न दौर में मिनिस्टर कह लें, kind of this thing. Now, as the secretary to war, Machiavelli was responsible for making peace and deciding about wars, raising militaries, etc., etc. He remained at this diplomatic post, military diplomatic post, for next 14 years. 14 years तक as a diplomat, as a military diplomat उसने काम किया. And during that time, he had the chance to travel to different Italian regions. उसने travel किया रोम में, उसने travel किया वेनिस में, he traveled to different places. He lived in many of those places. That's what he did. अच्छा, somehow the revolution was reversed after 14 years. 14 years गुजरे, पुरानी जो गवर्नमेंट थी मेडिसी की, it came back. तो coup was reversed, बगावत रिवर्स हो गई, and the old rulers became the new ones. जब पुराने दोबारा पावर में आ गए होंगे तो मैकियावेली के साथ एज्यूम करें क्या हुआ होगा, what would have happened to him? कि मारा तो नहीं था, obvious बात है, लेकिन he was in fact prosecuted, आर्टिकल 6 लगा दिया था. अच्छा, he was prosecuted, imprisoned 14 साल के बाद, और उसको इम्प्रिजन किया गया और फिर उसको एग्जाइल पे भिजवा दिया गया, जो नवाज शरीफ साहब के साथ होता है सॉर्ट ऑफ. So somehow he was prosecuted, उसमें मुकदमा चलाया गया, उसको इम्प्रिजन किया गया और उसे मुल्क बदल कर दिया गया, निकाल दिया गया मुल्क से थोड़ा. Now it was during this time that Machiavelli got the free time to write something. नहीं, NRO नहीं मिला उसको, he demanded but मिला नहीं उसे. During this time of imprisonment and the exile, he wrote the most important book that he wrote. उसकी और बहुत सी किताबें हैं, but जो सबसे important किताब है, that is called The Prince. The Prince was written by Machiavelli during his imprisonment and exile. Although he continued to write different works, he continued to write letters to the new government that you should hire my services. I am willing to help you out. मैं एक डिप्लोमेट हूँ, I have the experience, I can help you out. बट किसी ने घास नहीं डाली. एनआरओ मांगता रहा, वो बोल शुक्र आपके, बट वो उसे मिला नहीं और अल्टीमेटली ही वाज अलाउड टू रिटर्न. एग्जाइल उसकी खत्म कर दी गई. ही वाज गिवन पेटी जॉब्स बट ही कुड नेवर गेन द हाईएस्ट ऑफिस दैट ही डिजायर्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. खुशामद उसने बड़ी की. ही ट्राइड टू राइट फॉर द ग्लोरी ऑफ द मेडिसीज एंड ऑल दैट, बट none of it worked. Anyway, so somehow he died in 1527 में उसकी डेथ हुई. That's the time. डिफरेंट किताबें हैं उसकी, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है दी प्रिंस. उसने नावल लिखे, उसने जनरल बुक्स लिखी, बट द प्रिंस इज नो डाउटली द मोस्ट पावरफुल वर्क दैट ही रोट. और द प्रिंस बुक इज कंसिडर्ड टू बी द मस्ट रीड बुक फॉर डिप्लोमेट्स. अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, अगर आप डिप्लोमेसी में जाना चाहते हैं, दिस इज द मस्ट रीड बुक एनीवे. बट दिस इज द शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ मैकियावेली. इटालियन था, 3 चीजें रखिएगा. इटालियन था, एज अ डिप्लोमेट काम किया, और बुक का नाम है प्रिंस. ये 3-4 मेन चीजें ध्यान में रखिएगा. इटालियन में भी ये फ्लोरेंस में पैदा हुआ था. अब मैकियावेली पे सवाल घुमा फिरा के 2-3 तरह से सवाल आता है. यूजुअली इसमें जो सवाल आता है वो है इसकी थ्योरी ऑफ पावर पॉलिटिक्स. हिज थ्योरी ऑफ पावर पॉलिटिक्स, यूजुअली दैट इज अ क्वेश्चन. बट सवाल ये भी हो सकता है द प्रिंस के ऊपर, एंड द प्रिंस से मतलब होगा उसके बुक की बात की जा रही है. सो मोस्ट लाइकली एंगल इज द प्रिंस आर पावर पॉलिटिक्स. हाउएवर, yes, also true. The prince, power politics, yeah, less likely, but still the question can be on Machiavelli's admonitions या advices to the prince. ये भी एक टर्म आ सकती है, बट अगेन आंसर सारा सेम होगा, whatever is the question on that. Let's
स्टार्ट हिज थ्योरी पे जाते हैं और फिर हम जाएंगे, फिर आपको रिलेट करूंगा कि ये अगर प्रिंस पे सवाल आएगा या पावर पॉलिटिक्स पे या ये एडवाइस टू द प्रिंस हो तो कैसे उसको देखना। अच्छा, हम जब आंसर स्टार्ट करते हैं तो बायोग्राफी तो नहीं लिखते, तो इंट्रोडक्शन के बाद सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे? व्हाट शुड वी राइट फर्स्ट? यस फायदा, कॉन्टेक्स्ट। हमें कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग विद दैट। अच्छा, 2-3 डेवलपमेंट्स हैं जो आपस में इंटर रिलेट करती हैं और वो डेवलपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक इंट्रोडक्शन होता है क्वेश्चन के बारे में, जो क्वेश्चन पूछा गया हो उसके अकॉर्डिंगली आपने इंट्रोडक्शन लिखना होता है। इंट्रोडक्शन इज एक्सपेंडिंग द क्वेश्चन स्टेटमेंट, दैट्स इट। सो यू नीड टू राइट द एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ द क्वेश्चन, सिंपल। कॉन्टेक्स्ट। नाउ मैकियावेली की जो थ्योरी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट, इसका कॉन्टेक्स्ट है, अंडरस्टैंड कीजिएगा गौर से प्लीज। नाउ मैकियावेली के ज़माने में कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। 2-3 डेवलपमेंट्स की मैं अगर एक बात करूं, लेकिन 2-3 अलग अलग से कॉन्टेक्स्ट नहीं, कॉन्टेक्स्ट एक ही है बट डेवलपमेंट्स अलग अलग हैं जो एक ही कॉन्टेक्स्ट बनाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैकियावेली वॉज लिविंग एट अ टाइम व्हेन इटली वॉज डिसयूनाइटेड। इटली के अंदर डिविजन्स थी, इटली मुल्क नहीं था, रीजन था, और उसमें डिवीजन्स थी। देयर वर 6 स्टेट्स इन इटली एट दैट टाइम। 6 स्टेट्स थी इटली के अंदर। उनके नाम अगर आपको थोड़े आते हो, उनमें से एक तो फ्लोरेंस थी जहां मैकियावेली पैदा हुआ। द सेकेंड वॉज वेनिस, अगर आपने सुना हो वेनिस का नाम। रोम, देन थर्ड वन वॉज द सिसिली, another one was Milan and Naples. Yes, मैं फिर रिपीट करूं जी नाम। फ्लोरेंस, रोम, वेनिस, मिलान, सिसिली एंड नेपल्स। 6 जो हैं वो डिफरेंट स्टेट्स थी। ये रीजन थे और दे वर ऑटोनोमस रीजन्स एंड स्टेट्स। स्टेट्स मतलब मुल्क थे, काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ autonomous थे, independent थे। In simplest of language, Italy was disunited, divided था Italy. Machiavelli was a patriotic Italian. He wanted to unify all of them. उसकी ख्वाहिश थी कि डिसयूनिटी ना रहे, ये सारे इकट्ठे हो जाए। ये बुनियादी पॉइंट ज़हन में रखिएगा प्लीज। He wanted the rulers of these princely states to get together and make one Italian state. उसको लग रहा था कि एक इटली स्टेट होगी तो ज़्यादा पावरफुल स्टेट हो जाएगी। ये उसका मेन गोल था। It was a very 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 patriotic one. अच्छा, अगला पॉइंट। उसके ज़माने में, मैकियावेली के ज़माने में और उससे पहले एक मूवमेंट शुरू हुई थी यूरोप के अंदर जिसको हम कहते हैं द एनलाइटनमेंट पीरियड, रेनेसां एनलाइटनमेंट। Anybody who can tell me what is enlightenment? Yes, Ali, absolutely, exactly, absolutely. आप बिल्कुल सारे ठीक कह रहे हैं जी। You all are right. True, true. अच्छा, anybody who doesn't know that, ताकि मैं explain करूँ कि ना करूँ? Anybody who doesn't know? सबको पता है। ग्रेट, ओके। नहीं, कुछ सबको नहीं आइडिया, मैं कर देता हूँ जी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके ग्रेट, ठीक हो गया, ठीक है। आई जस्ट वांटेड टू नो दैट। अच्छा, हुआ ये कि ग्रीक्स का जो टाइम था, ग्रीक्स का जो पीरियड है, उस पीरियड में हमने देखा कि साइंस स्टार्टेड ग्रोइंग, साइंस डेवलप होना शुरू हुई। हालांकि अगर आप देखेंगे तो प्लेटो वाज बिलीविंग इन व्हाट वी कॉल एक मिस्टिसिज्म था, उसका स्पिरिचुअलिज्म था। ही बिलीव्ड इन गॉड्स एंड द पावर ऑफ द गॉड्स एंड ऑल दैट।
लेकिन साथ ही हमने देखा ग्रीक्स के अंदर ही साइंस भी डेवलप होना शुरू हुई, जहाँ पे जैसा अरिस्टोटल है उसने रैशनैलिटी को बेसिस बनाया बजाय किसी मिथोलॉजी को. तो ही मूव्ड अवे फ्रॉम मिथ्स एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन साइंस एंड ऑब्जर्वेशन एंड ऑल दैट. हम इसको एक जुमले अगर कहें तो ग्रीक्स वर द इंटेलेक्चुअल फादर्स बिकॉज दे वर द फर्स्ट वंस हु gave importance to rationality, observation over faith. They started working on that. ये पॉलिटिक्स की बात नहीं है, जनरली बात हो रही है. लेकिन हुआ क्या, फिर बाद में क्रिश्चियनिटी आई. क्रिश्चियनिटी जब आई, ईसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने मजहब की तबलीग की. और जब क्रिश्चियनिटी आई तो क्रिश्चियनिटी डिवाइन रिलीजन है. गॉड हैज रिवील्ड द बुक एंड ऑल दैट. नाउ द पॉइंट इज, जब क्रिश्चियनिटी आई और डिवाइन रिलीजन आया तो उसके बाद the people started believing in the words of the God. Instead of using their own rationality, they preferred to believe in the sayings of the God. अच्छा, अब बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि जो क्रिश्चियनिटी ने आया, उन्होंने कहा जी इंसान तो कुछ मखलूक है ही नहीं. People are not so intellectual. People's paradigm is very, very limited. And it's the God who knows everything. And God is sovereign. He controls everything in the world. So, जहाँ हमारी अकल सोच भी नहीं सकती, वहाँ तो खुदा आराम से सोच लेता. God can take decisions where people have no imagination at all. So, अगर if God has created the entire universe, तो इंसानों को भी खुदा ने बनाया. So, ऑब्वियसली बात है, जो हमारी रैशनैलिटी है, हमारी इंटेलेक्ट है, दैट इज नथिंग कंपेयर टू गॉड्स. सो हुज नॉलेज इज परफेक्ट, आर्स आर गॉड्स. किसका ज्यादा पावरफुल होगा? इट्स गॉड्स. एंड रिलीजन, डिवाइन रिलीजन आर मेंट फॉर अनकंडीशनल सरेंडर टू गॉड्स विल. अनकंडीशनल सरेंडर टू गॉड्स विल. यू डोंट क्वेश्चन गॉड, यू फॉलो हिम, you follow God. And जब क्रिश्चियनिटी आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी विल, आपका इंटेलेक्ट वीक है, God knows better, so follow the God. And people started believing in what God says without any questions asked, even if their observation was something different and what Bible said was something different, they believed in Bible and not on their observation. Blind faith came in the lives of the people. As a result of which the society stopped thinking, stopped growing intellectually, और उस पीरियड को फिर हम कहते हैं dark ages. Dark ages was a time when people have abandoned rationality, observation, and they started following the divine beliefs. Without any evidence, without any rationality, without any observation, they started following it. ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, खुदा ने बुक नाज़िल की है, लोगों को मैं दिखा नहीं सकता, यू हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दैट. एंड पीपल ट्रस्टेड हिम. दैट्स हाउ इट वर्कड आउट. अच्छा, अब हुआ ये कि जो ईसा अलैहिस्सलाम तो चले गए, उसके बाद जब बाद में बादशाहों को लगा, द किंग्स स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द रिलीजन, तो किंग्स को लगा कि लोग हमारी बात मानते हैं, बट बगावत भी हो जाती है. समटाइम पीपल रिवोल्ट अगेंस्ट अस. व्हाई नॉट कन्विंस देम दैट आई एम हैविंग डिवाइन राइट. इफ पीपल आर मेड टू बिलीव दैट गॉड हैज चोजन मी एज देयर किंग, एंड इफ दे फॉलो मी, दे आर फॉलोइंग द गॉड, एंड इफ दे डिसोबे मी, they are disobeying the God. If we are able to convince people of that, then people will have an unconditional surrender to me as well. जो बादशाह थे, उनको लग रहा था कि अगर वो चाहते हैं कि अवाम उनकी बात को फॉलो करे, अवाम उनकी बात माने, then they will have to make sure that the people actually are convinced of divine right of the king. Exactly, absolutely a point. They just exploited their sentiments. But was it not for
controls, they wanted to have a control on them. So एक कॉन्सेप्ट निकला, डिवाइन राइट का कॉन्सेप्ट निकला, जिसको साथ में यहां पे लिखा है शेडो ऑफ गॉड. बादशाहों ने कहा, इफ यू फॉलो मी, यू फॉलो द गॉड. उन्होंने कहा, किंग ने लोगों को कहा, इफ यू फॉलो मी, यू आर फॉलोइंग द गॉड. इफ यू डिसोबे मी, so I'm not just a ruler, I'm a chosen person of the God, I'm a shadow of God on this planet. मैं खुदा का साया हूं. If you follow me, you follow the God. If you don't follow me, you don't follow the God. So अगर आप मुझे फॉलो नहीं करोगे तो दुनिया में सजा मिलेगी, और खुदा को फॉलो नहीं करोगे दुनिया में भी आखिरत में भी, you will be put to hell, जहन्नम की आग में जलाए जाओगे. People got scared and they had no option but to follow the king, even though the king was brutal. And even if the king's orders were irrational, they were stupid orders, people had to follow it because they thought it's the God's will and God knows better than us. लेकिन बादशाह की बात पे यकीन कैसे कर लिया? अगर बादशाह कह रहे I'm the shadow of God, then came the role of Pope. Popes gave the testimony that yes, he is the God on earth. He's a shadow of God here. Pope ने testimony दी, as a Pope, as a religious scholar, I know that God is here in the form of him. So उन्होंने divine right को endorse कर दिया. अब सवाल यह है, Pope ने क्यों किया? Why they did that? Pope को benefit मिलना शुरू हुए. They started getting rich and rich and rich, wealth and all that. लालच आ गई उनके दिमाग में. बादशाह को फायदा हुआ that he got the unconditional surrender from the people. He got absolute powers. He got so powerful, mixing the worldly power with the divine power, and Pope got their own benefit. पिसा कौन? नुकसान किसका हुआ? मास्टर्स का. अवाम जलील होती रही, उनको एक्सप्लॉइट करते रहे. So king used to kill people, king used to deal people the way they like, and people have no right because that's what God is doing. अच्छा, अब यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट जो अदील ने यहां पे लिखा, द किंग्स बिकेम डिपेंडेंट अपॉन द पोप फॉर रिलीजियस एडिक्ट्स. फतवा चाहिए होता था उसको, फतवा का लफ्ज़ तो ना लिखिए पेपर में, एडिक्ट उसको हम कहते हैं. द पोप हैज टू गिव द टेस्टिमनी दैट किंग हैज द डिवाइन राइट. अगर वो टेस्टिमनी नहीं देंगे, लोग तो फॉलो नहीं करेंगे. सो किंग्स बिकेम डिपेंडेंट अपॉन द पोप्स एंड द पोप्स बिकेम डिपेंडेंट अपॉन द किंग्स फॉर फाइनेंशियल गेन्स. Exactly. That's true. अच्छा, यही चीज चलती रही. और जब कोई ये कहे कि हम साइंस को फॉलो करेंगे, अपनी विल को फॉलो करेंगे, तो कहा जाता है यू आर ब्लास्फेमस बिकॉज गॉड्स विल इज सुप्रीम, योर्स इज नॉट. गैलीलियो ने कहा जमीन गोल नहीं है, अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. उन्होंने कहा हाउ डेयर यू से दैट, हाउ डेयर यू चैलेंज दी काइंड ऑफ. तो ही वाज, अब मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं तो ही वाज प्रोसिक्यूटेड, उसको एग्जीक्यूट भी किया गया था. वाज क्लियरली एग्जीक्यूटेड, प्रोसिक्यूट तो किया गया था, एग्जीक्यूशन का मुझे नहीं पता. बट समहाउ द पीपल लाइक हिम, दे वर काइंड ऑफ प्रोसिक्यूटेड एंड देन एग्जीक्यूटेड और व्हाटएवर. Nobody had the right to question the king and nobody had the right to question the popes. Interdependency थी दोनों के दरमियान. लेकिन popes were having a bit of upper edge because kings used to rely from king की जो political power थी और divine power थी, it was dependent upon the testimony from the pope. इस period को हम कहते हैं dark ages, जहाँ science was curbed, you have to agree on beliefs, your observation was secondary, the primary goal, primary source of knowledge was the book and the Pope's testimony. You have to have a blind faith and all that. अच्छा, जस्ट 2-4 मिनट में इस पे कर लूं कॉन्टेक्स्ट पे, फिर मैं आपको ब्रेक देता हूं. अब मसला ये हुआ, पोप्स ने जब बादशाह को पावर दी, बादशाह जालिम हो गए, they became brutal and violent and all that. A time came when people started questioning the king. And they said, God cannot be that cruel. God cannot be cruel. God has created every man equal. They got the sense of, some of them got the sense of the entire idea
that God cannot be that cruel, and God has made people free, and God has made people some kind of, they have given us the wisdom and all that. So people started questioning gradually, slowly. And when I say gradually, means centuries after centuries. After centuries passed, and slowly and gradually, people became aware of this exploitation. And when they became aware of the exploitation, they refused to follow blindly the dictates of the king. आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, मैग्ना कार्टा. सुना मैग्ना कार्टा? 1215. Yes, in the Magna Carta, ultimately the people refused to have a blind faith in the king, and they said, you have no persecution without a kind of due process. Without evidence, nobody have the authority. The king will not prosecute people. The king will not accuse people and punish them without evidence. You will have to give the reason, you will have to justify the reason why you are persecuting somebody. That was an agreement between the king and the people, because people refused to believe that agar tum maar rahe ho, to ye ek, okay, Galileo was not executed, but he was prosecuted. That's what I'm sure. ठीक हो गया. So the people started questioning कि जी ठीक है, आप हम आपकी सजा मानेंगे, बट इस बुनियाद पे नहीं कि आप खुदा के मानने वाले हो, खुदा इतना ज़ालिम नहीं हो सकता. You will have to give me, you have to satisfy me that I am committed a crime, and then you can prosecute me and all that. That was the basically idea. So Magna Carta में contract था, no persecution without evidence. That was the agreement between king and the masses. Now, the point is, अगर हम इस पॉइंट को आगे उठा के देखें, तो मैकियावेली जिस जमाने में रह रहा था, 15th century, this was a time when the Renaissance had already begun. 1215 की मैंने बात बताई. In the Middle Ages, the Renaissance started emerging, and slowly and gradually, people started refusing to believe in the popes and the divine right, and they started questioning. Now, Machiavelli, ये point conclusion है सारे का. Machiavelli is not the pioneer of enlightenment, but he is the catalyst to enlightenment. I repeat this point. Machiavelli is not the pioneer of enlightenment. He is the catalyst to that process. The process that would gradually make rationality, observation as the basis of knowledge and not faith. फेथ के बजाय हम एक्सपेरिमेंट पे, ऑब्जर्वेशन पे, लॉजिक पे, आर्गुमेंट पे बिलीव करेंगे. दैट वाज व्हाट वी कॉल द एनलाइटमेंट, एंड दिस इज द प्रोसेस दैट ही एक्सपेडाइटेड. सो ही एज सच हैड नो काइंड ऑफ सिंपैथी विद द पोप्स एंड ऑल दैट. मैं इस पॉइंट को एक दफा फिर रिपीट करता हूँ. अकॉर्डिंग टू different scholars, Machiavelli was the one who catalyzed the process of enlightenment. वो थिंकर है जिसने एनलाइटमेंट शुरू तो नहीं की, बट एनलाइटमेंट जब हो रही थी उस प्रोसेस को तेज किया. he hastened that process. He actually expedited that process because of his theories and all that. Now let me link the two things. एक है इटली की कंडीशंस और दूसरा है एनलाइटमेंट. अब इटली पे मैं वापस आता हूं. इटली था डिसयूनाइटेड, और इटली की डिसयूनिटी खुदा की वजह से नहीं हो सकती. इट हैज टू बी सर्टन रीजंस. कोई वजह होगी, बिकॉज डिवाइन पे नहीं बिलीव कर रहा था. एनलाइटनमेंट में he believed that things don't happen by divine, they have to be kind of, there must be some reasons for everything. अगर इटली डिवाइडेड था तो there must be some reason for that. There must be some reason for that. तो अगर उन रीजन को खत्म कर दिया जाए, इटली will get united. Machiavelli, as a diplomat, when he traveled around Rome and Sicily and Milan and Venice and all that, when he traveled around and he acted as a diplomat, he interacted with different states, he concluded that the real reasons of disunity in Italy is, the real reason for disunity in Italy is the conspiracy of the popes.
Pope, the clergy, the religious leadership of Christianity is the main culprit. They are the reason why Italy is disunited. उनका क्या रोल है और क्यों रोल है? ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी, ये उसका आर्गुमेंट था बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन, हिज डीलिंग्स विद देम. मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? ओके, ठीक हो गया. सो Machiavelli was of the opinion that this disunity is created by the popes, clergy. क्यों किया? क्यों क्लर्जी करी थी? बड़ा टिपिकल ब्रिटिश फार्मूला, डिवाइड एंड रूल. डिवाइड एंड रूल. उसका ख्याल था कि ये क्लर्जी ने जो इटली को डिवाइडेड रखा है, डिसयूनिटी क्रिएट की हुई है, ये जानबूझ के की हुई है. और ये क्यों की हुई है? और ये उसने ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे कहा. उसने कहा मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि इटली की जो डिसयूनिटी है, इट्स अ डेलिबरेट अटेम्प्ट बाय क्लर्जी, बाय पोप. क्यों? वो ब्रिटिश मैक्सिम डिवाइड एंड रूल. According to Machiavelli, the Italy was disunited by popes and clergy so that the weak rulers should rely on their religious endorsements. कि जो मेडिसीज हैं या जो वेनस के अंदर हैं या जो सिसिली के अंदर हुक्मरान बैठे हैं, अगर वो वीक होंगे देन दे विल नीड द डिवाइन सपोर्ट ऑन देयर बिहाफ. तो पोप की जो पावर है वो बढ़ती रहेगी. However, popes feared that if Italy gets united, if these states get united, they won't need the power of the God to rule. They themselves will be having enough power that they won't need the divine right to rule. In other words, popes conspired to divide Italy in order to make sure that they remain the king's maker. They remain powerful and they remain wealthy. That's simple. Machiavelli wrote The Prince. अब context पे आखिरी जुमला. Machiavelli wrote The Prince. He gave the theory of power politics, in which he gave the theory in Prince and the theory of power politics to convince that state and the ruler must rely on his state power and not on divine power. If the ruler wants to become stable and he wants to progress for his state, then he has to rely on his own power and not on divine right. क्यों divine right पे trust ना करे? Because if he यानी the prince relies on divine power, then popes will exploit him. Popes will exploit. So to get rid of the popes and to keep Italy united, it is essential that the rulers must rely on their own power and not on the power of the gods. This is what is the context of his theory of power politics. Is it clear? मुश्किल तो नहीं है. देखिए, डिवाइन इख्तियार रखेंगे, डिवाइन इख्तियार पे रूल करेंगे तो पोप से टेस्ट भी नहीं चाहिए. अगर आप डिवाइन राइट से किंग गवर्न करना चाह रहा है तो उसकी गवाही देनी पड़ेगी पोप से, और पोप चाहता है कि ये वीक रहें, तो किंग पावरफुल तो ना हुआ ना, जहां रूल करने के लिए वो पोप पे डिपेंड कर रहा हो. पोप्स आर द रियल kind of culprits. Popes were the real hypocrites, and they were the real authority, and they would exploit and they would divide so that unki dukaan chalti rahe. But if the ruler believe in themselves, if they believe in the state power,
and they give, kind of snub the divine right. If they do away with the divine right, then Pope will not have any influence on them, and they can manage the state themselves. So to unify Italy, it was essential that rulers must rely on their own power, and they should simply isolate the popes. They had to get rid of the popes. Pope से जान छुड़ाएं, अपनी पावर पे यकीन रखें. This is how you can unify Italy. That's the sense of it. Is it clear? अच्छा, now एक बात, did I said that Machiavelli was against religion? He was not. Machiavelli के बारे में आम conception ये है, he is anti-religion. He is not. He is not. He is against the popes, and against the pope is different from against the Christianity. ये ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ ये डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है. Against the Pope culture, exactly. That will be more appropriate. True. So this is the context in which he gave the theory, and let's move to the theory. Theory पे चलते हैं. अब theory आसान है, 15 मिनट में इंशाल्लाह हम उसको कवर कर लेंगे. आखिरी 10-15 मिनट आपको सवाल के लिए दे दूंगा. He was against the popes, and he wanted to limit the pope's role in statecraft. वो चाहता था कि स्टेट के मामलात में पोप का रोल ना हो. That was the basic idea. Let's see the theory जी. Machiavelli, नमाज ब्रेक ले लें जी, 5 मिनट ले लें प्लीज, नमाज पढ़ के आ जाएं. Take 5 minutes break, all of you. कुछ जगह पे उस्मान अजान होगी. अब बच्चे, काफी सारे बच्चे कह रहे हैं, काफी सारे. ओके, साथ गुस्सा नहीं करना प्लीज़ इस बात पे. इसमें पॉइंट इसमें डिस्कशन ये होती है कि सम पीपल वांट टू ऑफर प्रेयर, तो ऑब्वियसली बात है, आपकी बात ठीक है, बट हम इसको वेस्ट ऑफ टाइम नहीं कह सकता, बिकॉज इफ समबडी वांट्स टू परफॉर्म अ रिलीजियस थिंग, मेरा नहीं ख्याल कि मैं उस पर कुछ कमेंट कर सकता हूँ. बट इट विल नॉट बी कि आप ये कहेंगे 20-25 मिनट और सर छोड़ के चले जाएंगे और हम कर लेंगे. Obviously, it's not that kind of professionalism कि मैं आपको कहूँ कि आप जो मर्जी करते रहेंगे. I don't care about that. That's not going to happen. और आपकी बात ठीक है कि टाइम का इशू होता है, एग्रीड उस पर. बट आई गेस 5-7 मिनट अगर बच्चे कर रहे हैं तो दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम. क्लास लेट 5-7 मिनट शुरू इसलिए होती है बिकॉज देयर आर 100 स्टूडेंट्स, एंड व्हेन आई वाज हियर एग्जैक्टली एट अ टाइम, और जब आपको लिंक मिला होगा उसके बाद इट टेक्स टाइम फॉर स्टूडेंट्स टू गेट एंटर इनटू द चैट एंड इनटू द क्लासरूम एंड ऑल दैट. It takes a bit of time. So I don't think कि आप इसको इतना ज़्यादा इसका बनाएं, इतना इशू नहीं. I'm not saying, what I'm saying is, कति ये नहीं कह रहा, I'm just saying कि इसको ज़रा कूल डाउन होकर ज़रा चलना है प्लीज़. बट ऑब्वियसली मैं थोड़ा स्लो जाता हूँ, उसकी स्लो जाने की बेसिक वजह यही होती है बिकॉज सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट. एनीहो, शुड वी स्टार्ट जी? चलें? Okay. Now, when we ये था कॉन्टेक्स्ट की बात की थी. अच्छा, जब हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट का बेसिक सेंस ये था, द बेसिक सेंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वाज दैट जो मैकियावेली की थ्योरी है, दैट थ्योरी ऑफ मैकियावेली वाज मेंट टू क्रिएट अ यूनिफाइड इटली एंड टू रिमूव any hurdle in the way of that. और इसके नजदीक इस यूनिटी में सबसे बड़ी हर्डल क्या थी? द रिलायंस ऑफ द रूलर्स ऑन द पोप्स. If the rulers are freed from the pope's influence, in that case Italy can be united. That is the basis of his theory, and that's what he wanted to do. एग्जैक्टली मॉडर्न दौर में भी आप उसको रिलेट कर सकते हैं, बट समहाउ इट्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिलीजन, दैट्स व्हाट ही मेंट.
So let's begin the theory जी, हम theory से start करते हैं. Machiavelli begins his theory, वो अपनी theory को start करता है. He starts his theory from explaining the human nature. Machiavelli says that people by nature, man by nature is rational, he is wise, and man by nature is selfish. Man is rational, he is reasonable, he is selfish, and he is motivated by the fear. The only thing that motivates him is either fear. Fear is the most dominant element that influences the human behavior. So in other words, if you want people to do certain things, you will have to create fear. Without fear, people are less likely to be motivated in any way. लोगों से आसान लफ्ज़ों में अगर अपने लोगों से काम करवाना हो, if you have to ask people to do certain things, then you have to create fear among them. So you can't court people. You can pressurize them to do certain things and avoid certain things. That's what's the perspective of Machiavelli. Now, human nature is selfish, it's wise, and it's motivated by fear. Machiavelli moves ahead. अगले पॉइंट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ here. Machiavelli says that जो state है, the state is just like individuals. Magnified individual वाला concept जो Aristotle का concept है. State is also, it's also selfish. States also consider their own interest. बोर्ड ब्लर है जी, कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ स्टेट लिखा है. अगर आपको बाकी कमेंट कीजिएगा. बोर्ड सबको ब्लर नजर आ रहा है? नहीं आ रहा बाकियों को, वो एक तरफ से इशू होगा. ओके, सो स्टेट इज फंडामेंटली एंड बेसिकली जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स. वो इंसानों की तरह की होती है. स्टेट्स आर आल्सो सेल्फिश, स्टेट्स आर आल्सो रैशनल एक्टर्स, दे बिहेव रैशनली, and they also have their own interest as paramount interest. The concept of national interest is paramount to them. It's just like them. Next, Machiavelli says that the state must be governed by the most powerful person. Monarchy. A state must be governed by the powerful monarch. Why powerful monarch? Why not a benevolent monarch? Powerful because if the ruler is powerful, और वो ruler के term use करता है the prince. If the ruler is powerful, the prince is powerful, then he is likely to make people obey his command. Through fear, through his power, he can make people follow his orders. And in that case, he will not have to rely on Pope. उसको Pope की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको Divine की जरूरत नहीं पड़ेगी. He can use his own power to control people, to create fear, and as a result of that fear, he can make people follow his orders. Machiavelli then goes on and says that the prince से मतलब अब क्या होगा? What does it mean by the prince? अब यहाँ बुक की बात नहीं हो रही. The prince से मतलब है ruler, monarch, जो भी कह लें, ruler कह लें, exactly. So the prince, the ruler, he must ensure the separation of church from politics. I repeat this point. Machiavelli says that the ruler
must ensure the separation of church from politics. उसको इंश्योर करना है कि जो पोप है, he does not play any role in the state affairs, because if the church plays any role in state affairs, it is likely that popes will exploit it. It is likely that popes will exploit it, and he will misuse their religious position to create rifts in the state. मैं इसको अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहूं तो जो पोप्स हैं, जो चर्च को हेड करते हैं, अगर उन्हें स्टेट के अंदर रोल दिया जाएगा, दे विल बी स्पॉयलर्स, दे विल बी क्रिएटिंग द कंडीशंस ऑफ instability, they will create anarchy, they will sow the seeds of divisions, and therefore the role of the popes must be limited to church. पोप का जो रोल है वो सिर्फ चर्च के अंदर होना चाहिए. They should only be dealing with the God and the people, while the political matters, the state or political से मतलब होता है state related matters, the state related matters, the worldly affairs must be left to the prince. मैं इस पॉइंट को फिर रिपीट कर रहा हूं. According to Machiavelli, the church must be separated from politics, which simply means that the prince must govern the state, while the church affairs, the God's affairs, must be dealt by the church and by the pope. Why this separation? क्यों इस separation की बात करता है? Because Machiavelli says that if popes are allowed to play a role in state, then popes are likely to create divisions. They are likely to play a negative role in the affairs of the state. Exactly. Pope should not be allowed in any way to play a role in Pope should not be allowed to play any kind of role in politics. His duties must be confined to church. And the prince, उसको क्या करना है? The prince will have to take care of the state affairs. State को कैसे चलाना है? That should be the responsibility of the prince. Please tell me, ये point आपको clear हो रहा है? Because this is the main point of his theory. Okay, great. Now, the point is that if the Pope should limit himself to the church, and the Pope should... अच्छा, मरियम आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं अभी इसकी बता रहा हूं. Pope should limit himself to the church because if he is allowed to interfere in politics, he is likely to misuse it. He is likely to create divisions. That's what he should confine himself to the church. Next, the prince, yes, this is a point of the enlightenment. This didn't give rise to this, actually expedited the process of enlightenment. Now, according to Machiavelli, separation of church and politics must be there, और इसी idea को हम कहते हैं secularism. We call this point as secularism. जहां पे religion, church or religion only governs the personal life of the people, while the state deals with the entire community of the people. उनके दुनियावी मामलात को state देखती है, religious मामलात को उनका religious institution church देखता है. That's called secularism. So secularism does not mean end of religion; it means separation of religion from political affairs. जी, this theory is explained in the Prince book. जी, अच्छा, the Prince कहता है, Machiavelli कहता है, separation तो हो church and politics की, but the Prince must also control the church. There is a separation in which church will not interfere in politics, but if church violates the state laws, the prince must take action. In other words, there is not only a separation of church from politics, but subordination of church to politics. State is superior, church is subordinate. And if church does any decision, it will be an institution in the state, yes. Church is an institution, but official state institution नहीं है. It's the institution of God for the sake of people, but it is not officially
part of the government institutions. वो government का institution नहीं है. Instead, church is a subordinate institution of the state. Subordinate है, state superior है, state के institution superior होंगे, church subordinate होगा. So for example, अगर मैं मॉडर्न दौर में बात करूं तो पुलिस ऊपर होगी, टैक्स ऊपर होगा, फाइनेंस ऊपर होगी, तमाम महकमे ऊपर होंगे. चर्च विल बी अ सबऑर्डिनेट बॉडी. अगर चर्च में इफ चर्च गिव्स एन एडिक्ट जो स्टेट के इंटरेस्ट के खिलाफ हो, चर्च कह दे कि खुदा ने ऐसे कहा है और जो खुदा की इंटरप्रिटेशन वो करें जो स्टेट के इंटरेस्ट के खिलाफ हो, तो किसकी अथॉरिटी मानी जाएगी, चर्च की या स्टेट की? स्टेट की. एग्जैक्टली. सो इट्स लाइक सबऑर्डिनेट टू देम. नेक्स्ट, separation of ethics from politics. Machiavelli states that the prince must not necessarily adhere to ethical values while deciding state affairs. जब स्टेट को गवर्न कर रहा होगा, the ruler when he will be governing the state affairs, he must not necessarily follow the ethical principles. इसको मैं दूसरे अल्फाज में कहूं that the ethics may or may not be followed in the affairs of the state. Ethics क्या आते हैं? जैसे हम कहते हैं ethical principle, जैसे speaking truth, जैसे keeping your promises, honesty, loyalty. All these values are not necessarily needed for the statecraft. मॉरल्स. एग्जैक्टली. मोरालिटी स्टेट क्राफ्ट के लिए हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. आई रिपीट दिस पॉइंट. द स्टेट मे और मे नॉट फॉलो द एथिकल वैल्यूज. क्यों? वो कहता है कि इफ द स्टेट इंटरेस्ट डिमांड देन द प्रिंस मस्ट बी विलिंग टू speak lies, be dishonest, deceptful, deceitful. He must be able to do everything if it is needed for the state interest. But आसान लफ्जों में वो आदतन झूठ ना बोलता हो, बल्कि स्टेट के इंटरेस्ट डिमांड कर रहे हो तो he can do that. He can lie, he can cheat, he can break promises if the state. लेकिन उसका जरूरी नहीं है कि एथिक्स को बिल्कुल फॉलो ना करे. But it's a necessary. Yes, if necessity needs, if there is expediency, then ethics. तो superiority किसको है, state interest को या ethics को? Who is superior? Values? No, it's a pragmatic approach. Exactly, that state interests are paramount and not the ethical values. Fox and lion analogy. It is. Fox lion analogy. Machiavelli says, and I quote him, the prince must be brave like a lion but cunning like a fox. He must be brave like a lion and cunning like a fox. Means जहां बहादुरी दिखानी पड़े बहादुरी दिखा दे, जहां कनिंगनेस दिखानी पड़े वहां कनिंगनेस दिखा दे. He must not always be showing bravery. जहां जरूरत पड़े तो आप rational हो. Exactly. जहां जरूरत पड़े he must be deceptive. Fox is a symbol of deception, treachery and all that. तो जहां जरूरत पड़े वहां बहादुरी दिखाए, जहां बहादुरी से काम ना चलता हो वहां मक्कारी दिखा दे. That everybody is willing to do. Now I won't take names of Zardari and Sharaf, but obviously आप जिसको मर्जी करें. Fear and respect. No, I don't. वो ऊपर नाम लिया उन्होंने, मैंने नहीं लिया सर. अच्छा, fear and respect. Machiavelli says that the prince must ensure that he is feared as well as respected by the people. उसको इंश्योर करना है कि लोग उससे डरें भी और उसकी रिस्पेक्ट भी करें. डरे इसलिए, fear because in this way they will follow his commands. Fear because the people will follow his command. And
respect इसलिए because they will not rebel against him. If they respect him, they are less likely to rebel. And the fear, because if they want to rebel out of fear, they won't do it. So in other words, the combination of fear and respect will prevent people from revolting against the prince. He can control people through respect and through fears. But he says that if too excessive fear might lead to hatred, and the prince must avoid it at any cost. He must avoid it at any cost. Too much favor will make people think he is weak, and they might rebel. So a balance of both fear and favor is essential in the governing the state. इसको ना मॉडर्न दौर में अपनी ज़बान में कहते हैं कैरेट एंड स्टिक. सुना हुआ आपने कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी? हैव यू हर्ड दिस कैरेट एंड स्टिक? इट्स लाइक जहां पे टू मच फियर विल लीड टू हैट्रेड आ जाएगा. सो कैरेट एंड स्टिक का मतलब ये होता है कि ना ज्यादा आप जहां जरूरत पड़े कभी डांट दें, जहां कभी जरूरत पड़े डांटने के बाद चॉकलेट खिला दें. सो यू नो कैरेट एंड स्टिक, जहां पे चल रहा हो दोनों तरह से कर लें. अक्सर घर में नहीं होता, बड़ा कोई डांट दे, बहुत ज्यादा डांट दे, फिर खुश करने के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह दे देते हैं बच्चों को. दैट्स हाउ. So punish and reward. Yes, rewards and punishment का लफ्ज़ यूज़ करते हैं. Carrot are rewards, stick is the punishment. Exactly. Fear and respect, but balance of both of them. That's what is needed. Not only fear, not only respect. It has to be both of them. दो छोटे पॉइंट्स हैं जी. Machiavelli says that the prince must not rely on mercenaries. No mercenaries. Mercenary किसे कहते हैं? हम वैसे लफ्ज़ी मतलब होता है उजरती कातिल. Mercenary means the prince must ensure that the military that he uses is not fighting for money. He says that the prince must ensure that he has a military that is not fighting for the sake of money. It's a military that is fighting for the sake of its love of the state. वो state की खातिर लड़ रही हो, अपने पैसों की खातिर ना लड़ रही हो. He must build a patriotic military and not rely on mercenaries. That's what he needs to do. Last 3 points. Machiavelli says the state must expand or expire. In other words, the prince must ensure to continue to expand the territories of the state. उसके स्टेट को एक्सपेंड करता रहे. अगर स्टेट की टेरिटरी एक्सपेंड नहीं होगी तो इट विल एक्सपायर. एक्सपायर मींस वो खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी. लाइक चाइना कह लें, लेकिन अब मॉडर्न दौर में तो हम इसको नहीं कहते, बट स्टिल इफ अ स्टेट डज नॉट एक्सपेंड, अपनी बाउंड्री एक्सपेंड नहीं करता, somebody else will expand and you will expire, you will be destroyed. So you should ensure that state continues to expand, otherwise your state will be destroyed. And by expansion I'm not saying influence, I'm saying territory को expand करना है. That's what it is. Second last point about war, annexation. Yes, Adil, exactly. War. Machiavelli कहता है if there is a war in the neighborhood, एक state है, दूसरी state है, and for example you are the neighbor, आप neighbor हो, A और B में war हो रही है, and you are the neighbor. As a neighbor, you should never be neutral in the war. Neighborhood में war हो रही हो, इन दोनों में war हो रही है, you must never be neutral. तो किसका साथ देना चाहिए? ये पावरफुल है, ये वीक है. पावरफुल का साथ दें या वीक का दें? एनी गेस? Weak. Machiavelli says that the prince must support the weak against the stronger. Why? Because he says that if you support the stronger, the powerful will become too powerful,
and then if he becomes too powerful, it will be a threat to you. You will be the next target. If you support the weak, you can crush the stronger and remove a threat. चले मैं इसको आसान से पूछूं, तो आपके नेबर में वार हो तो आप क्या इस बुनियाद पे साथ देंगे कौन हक पे है, कौन राइट है, कौन रॉन्ग है? Will that be the case? Absolutely not. It will be based on your own interest, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक. कोई एग्जांपल नहीं लिखनी इसमें हमजा, कोई एग्जांपल नहीं लिखनी सर. तो पॉइंट इज if there is a war in the neighborhood, then instead of morality you should support the weak against the stronger, ताकि अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके. लास्ट पॉइंट, आखिरी जुमला आपसे जो पूछ रहा हूं, मैकियावेली की स्टेट, is it the end or it's the means to an end? If I ask you, it's the end जी. State is the end, everything else is mean. State के इंटरेस्ट के लिए झूठ बोलना पड़े, मक्कारी करनी पड़े, ends justify the means. Absolutely, Taimur, that's the point जी. This is what is his theory of politics. मरियम प्लीज सवाल लिखते हैं यहाँ पे नीचे. So this is all about his theory जी. I would take some more questions in the next class in the early times. पहले 5-10 मिनट हम क्वेश्चन लेंगे, then we'll move towards इसके ऊपर नेक्स्ट टॉपिक हमारे जो होंगे. नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा जी, दैट विल बी यस ट्रू नोबल ट्रू. सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जाएंगे हाब्स लॉ रूसो पे. नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा. हाब्स लॉ रूसो पे जो है वो अक्सर सवाल आता है और कंपैरिजन में आता है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. मरीम आपका सवाल मुझे मिला नहीं, प्लीज अगर यहाँ पे कर दें. दैट्स ऑल थ्योरी ऑफ मैकियावेली, दैट्स ऑल. No, Adil, we don't need to cover all topics, obviously. Yes. Next lecture जो होगा जी वो होगा on Hobbes, Locke, Rousseau. 3 thinkers हैं. They'll be very important one. Thank you so much. God bless you and see you inshallah.